हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूले दोस्तों। शारदा ने अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन उनकी किस्मत थी कि दोनों को अलग अलग रास्ते पर ले गई। बड़े बेटे अभिषेक ने एक लखपति बाप की इकलौती बेटी से लव मैरिज कर ली। जब गरीब के घर अमीर बेटी आई तो उसके पिताजी ने उसे वहीं सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। छोटा बेटा चेतन बोला, माँ, भाभी कितनी अमीर है ना। आज तो भाभी के पिताजी ने भैया को कार दी है। चेतन, उन्होंने जो दिया है अपनी बेटी को दिया है, ताकि हम गरीबों के घर उसे कोई तकलीफ ना हो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस रेनू बहू गुड़ी और संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेनू बहुत घमंडी थी। उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। कुछ दिनों बाद चेतन की शादी अपने जैसी ही एक गरीब परिवार की लड़की शुभी से हो गई। शुभी जब पहली बार पग फेरे के लिए मायके जाने लगी तो अभिषेक बोला, अरे ये क्या चेतन, बहू को स्कूटर से ले जाने की क्या जरूरत। हमारे घर में कार है, तुम कार से ले जाओ। कार कभी सपने में भी देखी है? मेरे पिताजी ने कार मेरे लिए दी है, ना कि सवारी ढोने के लिए। हाँ। ये क्या कह रही हो रेनू? शुभी और चेतन क्या बाहर के लोग हैं? अरे ये हमारा परिवार है। चेतन मेरा छोटा भाई और शुभी उसकी पत्नी है। आपसे तो क्या ही बहस करूं। आज तो ले जाइए, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये मेरे दहेज में आई है, ना कि शुभी के। हाँ। उनकी बात सुनकर शुभी की आंखों में आंसू आ गए और चेतन भी बहुत दुखी हुआ। भाभी, आप क्यों नाराज होती हो? हम स्कूटर से ही जा रहे हैं। आपकी कार में बैठने की हैसियत नहीं है हमारी। चेतन शुभी को स्कूटर से लेकर चला गया। एक दिन शारदा ने कहा, शुभी बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो देना, बहुत गर्मी लग रही है। अभी फ्रिज से लाती हूँ माँ जी। शुभी फ्रिज से पानी लेकर आई, मगर गलती से फ्रिज खुला रह गया। रेनू की खुले फ्रिज पर नजर गई तो वह गरजते हुए बोली, ये फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया? दीदी, वो जल्दी में मैं ही भूल गई। बंद करना आएगा ही कैसे? फ्रिज कभी देखा भी हो तो? आगे से खुला ना रह जाए, ध्यान रखना, वरना खराब हो जाएगा। तुम लोगों की हैसियत नहीं है फ्रिज खरीदने की। हाँ। शुभी को आए दिन रेनू के ऐसे तानों से गुजरना पड़ता था। 1 साल बाद रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया और शुभी को बेटी हुई। शुभी बहुत खुश थी, लेकिन अपनी गरीबी को लेकर उसे चिंता सताने लगी। सुनो जी, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं है। अब तो हमारी बेटी भी हो गई है, इसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो आगे कैसे चलेगा? हाँ शुभी, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। भाभी भी हमारी गरीबी पर आए दिन ताने कसती रहती हैं। हम दोनों के पढ़े लिखे होने का भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी प्रियल भी बड़ी होगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। इसीलिए सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूँ। बीए पास होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि बाहर से रेनू की आवाज आई। हाँ हाँ, वही तो है आपकी लाडली। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। मेरे पिताजी ने आपका घर भर दिया, फिर भी आपको मुझ में कमियां नजर आती हैं। बहू, बार बार ये ताना मत दिया करो। उन्होंने जो भी दिया तुम्हें दिया। तुम जानती थी कि हम गरीब हैं, फिर अभिषेक से शादी क्यों की? अपनी बराबरी वालों से करती। गरीब है, लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी है मेरी छोटी बहू। तो ठीक है, आज से अपनी लाडली बहू के साथ रहो, हमसे कोई मतलब नहीं। ये कहकर रेनू ने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख लिया और अलग रहने लगी। अब तो अभिषेक भी रेनू से शादी करके पछताने लगा था, लेकिन अलग होकर अब रेनू खुश रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों के बच्चे प्रियल और गौतम बड़े होने लगे। मम्मा, जब हम लोग अपनी कार में बैठकर जाते हैं तो प्रियल और चाची चाचा हमें अजीब तरह से देखते हैं। जलने वालों को और जलाना चाहिए। वो गरीब लोग हैं, कभी कार में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमसे जलते हैं।
एक रात शुभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वह दर्द से तड़प रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। शारदा ने कहा, चेतन, देर मत करो, बहू को अस्पताल ले जाओ। मैं प्रियल के पास रुकती हूँ। लेकिन माँ, ये स्कूटर पर बैठने की हालत में नहीं है। ठहरो, मैं रेनू बहू से गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। शारदा ने रेनू को शुभी की तबीयत के बारे में बताया और उसकी गाड़ी की चाबी मांगी। माँ जी, मेरी कार की क्या जरूरत है? अगर तबीयत इतनी ही खराब है तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। हाँ। उसने ये कहकर दरवाजा बंद कर लिया। शारदा वहां से चुपचाप वापस आ गई और बोली, चेतन, रेनू बहू ने गाड़ी की चाबी नहीं दी। अभी शुभी को अस्पताल कैसे लेकर जाऊं? अरे बेटा, हमारे रहते चिंता की क्या जरूरत है, मैं भी ऑटो लेकर आता हूँ। चेतन उसे पड़ोस के रघु चाचा के ऑटो से अस्पताल ले गया। तब जाकर शुभी की तबीयत में सुधार हुआ। अब कैसी हो शुभी? अब ठीक हूँ। अगर समय पर रघु चाचा ऑटो लेकर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। शुभी, मैंने सोच लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कार खरीद कर ही रहूंगा। हाँ चेतन, दीदी ने तो हद कर दी। तकलीफ के समय में भी कार नहीं दी, ये बात हमेशा याद रहेगी। लेकिन हमारी कार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे बस यही तो फिक्र है, पैसा कहाँ से आएगा? बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, मैं तुम्हें वो पैसे देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो उनसे कोई काम शुरू कर लो, क्योंकि जो भाई अपने भाई के बुरे समय में काम नहीं आ सकता, वह भला किसका हो सकता है? माँ, आपने तो हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब उन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूंगा। चेतन ने उन पैसों से डिस्पोजेबल बर्तनों का काम शुरू किया, जिसकी इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। कुछ ही दिनों में चेतन के काम ने रफ्तार पकड़ ली। अभिषेक, लगता है तुम्हारे भाई ने कोई 2 नंबर का काम शुरू कर दिया है। आज फ्रिज खरीद कर लाए हैं। तो क्या हुआ रेनू, फ्रिज तो चाहिए ही। तुम तो अपना फ्रिज अपने कमरे में रखती हो। आखिर क्यों ना रखूं? मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं। रेनू, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। खुद को और अपने बाप की अमानत को संभाल कर रखो। मैं अपने भाई और माँ के पास जा रहा हूँ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है अभिषेक। ये ऐशो आराम छोड़कर उन फकीरों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और एक दिन ना यहीं लौट कर आओगे। हाँ, ये तो समय बताएगा। अभिषेक ने शारदा से माफी मांगी। अभी वह बातें कर ही रहा था कि कार का हॉर्न बजा और जोर से बजता ही रहा। शारदा ने कहा, अरे किसकी कार है ये, हॉर्न बजाए जा रहा है। तभी चेतन कार से निकला और चाबी अपनी माँ के हाथ में देते हुए बोला, माँ, ये लीजिए अपने गरीब बेटे की कार की चाबी। सच चेतन? हाँ, ये हमारी कार है। शुभी बहू, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारी नई कार आई है। शुभी अपनी नई कार को देखकर बहुत खुश थी। भैया, मुझे दहेज में तो नहीं मिली, लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदी है और इस मेहनत की कमाई से ही अपनी माँ और पत्नी के होठों पर मुस्कान देख पाया हूँ। मुझे तुझ पर गर्व है चेतन। आज तेरा दर्जा मुझसे कई गुना ऊंचा हो गया है। मुझे माफ करते भाई, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अभी सही जगह आ गया हूँ। गरीबों के घर नई कार आने का खूब जलसा हुआ, जिसे देखकर रेनू भी खुद को नहीं रोक पाई और कहने लगी, आप सब लोग यहाँ एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हो और मैं वहाँ अकेली पड़ी हूँ। मुझे नहीं रहना वहाँ अकेले, मैं भी आप सबके साथ रहूंगी। शुभी, मुझे माफ नहीं करोगी? दीदी, आप बड़ी हैं, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये मेरा ही नहीं, आपका भी घर है। और फिर सब कुछ भूलकर वो सभी लोग अपनी पहली कार से लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। एनी और निकुंज की सोशल साइट पर बातचीत शुरू हुई। बात प्यार में बदली और प्यार शादी तक जा पहुंचा। अपने माँ और बाबूजी के लाख मना करने पर भी निकुंज ने एनी से शादी कर ली और सब तो मान भी गए, लेकिन निकुंज की माँ विमला इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब शादी के बाद एनी पहली बार घर में आई
तो निकुंज के पिताजी हरजीत ने कहा, अरे अब मान भी जाओ भाग्यवान और अपनी बहू के स्वागत की तैयारी करो। इस पर विमल बोली, सोचा था कि अपनी सहेली सविता की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन निकुंज ने विलायती बहू लाकर मेरे सारे अरमान मार दिए। ना भाषा जानती होगी, ना संस्कार, कीड़े मकोड़े खाती होगी सो अलग। अरे अब चुप ही रहो, बहू आ गई। एनी, ये मेरे माँ और बाबूजी हैं। एनी ने कहा, ओह यस, नमस्ते मॉम जी, नमस्ते डैड जी। सदा खुश रहो बेटा। बहू, ये अपने पैर से कलश गिरा और अंदर आ जा। बट क्यों मॉम? इसके अंदर तो राइस है, राइस तो कुक करके खा सकते हैं। इट्स एन वुमेन, एनी। ओह यस, समझ गई। एनी ने कलश को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह खिड़की से जा टकराया। विमला गुस्से में बोली, सत्यानाश, तोड़ दिया कांच, आते ही कर दिया अपशगुन। व्हाट अपशगुन मॉम? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। एनी, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कोई हेल्प चाहिए तो माँ से बोल देना। देखो, मेरी माँ गांव की हैं और तुम विदेशी हो। अगर वो कुछ कहें तो बुरा मत मानना। तुमको हम लोगों के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा, मगर माँ तुम्हें सब सिखा देंगी। ओके, मैं ट्राई करूंगी। विमला कमरे में कुछ साड़ी और गहने लेकर एनी के पास गई। विमला ने बहू से कहा, बहू, ये कुछ गहने और साड़ी हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा लेना, ये साड़ी और ये गहने पहन लेना, नहीं तो लोग कहेंगे कि बहू बेटे की पसंद थी इसलिए बहू को कुछ नहीं दिया। ओके मॉम, मैं सुबह रेडी हो जाऊंगी। लेकिन सुबह एनी साड़ियों को लपेटे हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। विमला हैरानी से बोली, हे भगवान, ये विलायती बहू क्या मेरे ही नसीब में लिखी थी? बहू, क्या तूने कभी किसी को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा? देखा है मॉम, मेरी मॉम भी पहनती थी, बट मैंने कभी नहीं पहनी। आप सिखा दोगी तो सीख जाऊंगी। विमला ने एनी को साड़ी पहनाते हुए कहा, तेरे वश की बात नहीं साड़ी पहननी। ठीक है, घर में कुछ भी पहन, मगर बाहर सलीके से निकलना। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। एनी धीरे धीरे घर के थोड़े बहुत कामकाज समझने लगी। एक दिन विमला बोली, अच्छा, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, मेरे बाद घर का ध्यान रखना। डोंट वरी मॉम जी, मैं ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद ही घर में एक भिखारी आ गया। बेटी भिक्षा दे। भिक्षा मैं नहीं जानती। कुछ पैसे दे दे बेटी। कितने पैसे देने हैं? मॉम जी तो बताकर ही नहीं गई। भिखारी को लगा कि मौका अच्छा है, लड़की विदेशी है, शायद कुछ नहीं जानती। 10-5 हजार तो दे दे बेटी। ओके, वेट करो, मैं देती हूँ। उसने अपनी सास के पर्स में से 5,000 रुपए निकालकर भिखारी को पकड़ा दिए। भिखारी ने जल्दी से पैसे लिए और वहां से भाग गया। विमला मंदिर से आकर बोली, कोई आया तो नहीं था? मॉम जी, एक भिखारी आया था, उसने 10-5 हजार रुपए मांगे, मगर आपके पर्स में सिर्फ 5,000 रुपए थे। मैंने उसे 5,000 ही दे दिए। विमला अपना माथा पकड़कर रह गई। हे प्रभु, ये तो इस तरह किसी दिन घर भी किसी के नाम लिखकर दे देगी। ये तो किसी दिन हमें बर्बाद कर देगी। मॉम जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैंने कोई मिस्टेक की है? क्या तुझे नहीं पता कि भिखारी को 10-5 रुपए से ज्यादा नहीं देते? सॉरी मॉम जी, मुझे नहीं पता। हमारे कंट्री में भीख नहीं मांगते। मॉम जी, आप मेरी मॉम हैं, मुझे सब कुछ समझा दीजिए, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। पता नहीं कैसे सीखेगी। सुन, कल निकुंज की बुआ और उनके बहू बेटे आ रहे हैं। उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। अगले दिन, क्या बात है एनी, आज बहुत जल्दी उठ गई? यस, आज आपकी बुआ जी की फैमिली आ रही है।
मॉम जी ने कहा है कि उनकी आफत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आफत? ये क्या कह रही हो? यस, मॉम जी ने यही कहा था। एनी, माँ ने आओ भगत कहा होगा। हाँ वही। ओके, अभी किचन में जाती हूँ, नहीं तो मॉम एंग्री हो जाएंगी। एनी ने विमला के साथ मिलकर बुआ जी के स्वागत की सारी तैयारी करी। देखो मॉम जी, मैंने बुआ जी के फेवरेट पनीर पकौड़े भी बना दिए हैं। हाँ ठीक है, अब जा और ये छोटे कपड़े बदलकर साड़ी या सलवार कुर्ता पहना। इससे पहले कि एनी कपड़े बदलती, बुआ सीमा और उनका परिवार आ गया। नमस्ते दीदी, आओ सब लोग अंदर आ जाओ। एनी, ये तुम्हारी बुआ जी हैं, पैर छुओ। अरे बस बहू, रहने दे, आजकल की बहुएं पैर कहाँ छूती हैं। नहीं बुआ जी, ये मुझे मॉम जी ने सिखाया है। अरे वाह भाभी, तुमने तो विदेशी बहू में संस्कार भर दिए हैं। छोटे कपड़े पहनकर भी वह पैर छूना जानती है। आखिर मेरी बहू है, संस्कार तो होंगे ही। और रही बात कपड़ों की, बेचारी दिन भर 7 मीटर की साड़ी पहनकर काम कैसे करेगी, इसलिए जो उसे ठीक लगे वो पहने। मुझे तो बस काम चाहिए। हाँ सही कह रही हो भाभी, विलायती बहू रखना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इतने छोटे कपड़े शोभा नहीं देते। मेरी बहू प्रीति को देखो, मजाल भला जो साड़ी के अलावा कुछ और पहने, पर ढील तो आपने दे रखी है। कई दिन बुआ जी विलायती बहू की कमियां निकालकर और विमला को भड़काकर चली गई, लेकिन जाने के बाद वह कुछ असर विमला पर छोड़ गई। विमला जब से एनी को हर बात के लिए विदेशी होने और छोटे कपड़े पहनने के ताने देने लगी। क्या बात है एनी, तुम रो रही हो? हाँ मैं रो रही हूँ। 6 मंथ से मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मॉम जी मुझे बात बात पर डांटती रहती हैं। मैं जानता हूँ एनी, तुम्हारे लिए ये देसी रीति रिवाज अपनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्लीज माँ की बात को दिल पर मत लिया करो। वो माँ है, जैसे तुम्हारी मॉम थी बिल्कुल वैसी ही। ठीक है निकुंज, मैं मॉम जी की बात का अब कभी बुरा नहीं मानूंगी। अगले दिन विमला बिस्तर से नहीं उठी। एनी ने सोचा, रोज तो मॉम जी जल्दी उठ जाती है, मगर आज अभी तक क्यों लेटी है। उसने पास जाकर देखा तो वह करा रही थी। मॉम जी, व्हाट हैपेंड? ओह माय गॉड, आपको तो बहुत हाई फीवर है। उसने जल्दी से पानी की पट्टियां विमला के माथे पर रखी और हाथ पैरों की मालिश करी। मॉम, मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाती हूँ, उसके बाद आप मेडिसिन ले लेना। दवाई लेने के बाद विमला को कुछ आराम मिला। उसे प्यास लगी, मगर कमरे में पानी नहीं था। वह पानी पीने के लिए बाहर आई। उसने देखा कि एनी मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। गॉड, मेरी मॉम तो मर चुकी है, बट निकुंज की मॉम जी को ही मैं अपनी मॉम जी समझती हूँ। उन्हें कुछ मत होने देना, उन्हें जल्दी से ठीक कर दो गॉड। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बिना मॉम के रह जाऊंगी। मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगी गॉड। मैं रोज आपकी पूजा करूंगी। प्लीज गॉड, मेरी मॉम जी को ठीक कर दो। यह सुनकर विमला की आंख में आंसू आ गए। एनी, एक माँ मर गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अभी जिंदा हूं और तेरी सेवा से बिल्कुल ठीक हो गई हूं। मैं तेरे विदेशी होने के कारण तुझे उल्टा सीधा कहती रही, पर मैं नहीं जानती थी कि तू मुझसे इतना प्यार करती है। मुझे माफ कर दे बेटी। एनी दौड़ कर आई और विमला के गले लगकर बोली, थैंक यू मॉम जी, यू आर द बेस्ट मदर इन लॉ इन दिस वर्ल्ड। विमला हंसते हुए बोली, तू भी तो मेरी सबसे प्यारी विलायती बहू।